Good morning friends, Devendra Sonawala, physics faculty. So in the last lecture we discussed about the uses of the Ampere circuital law, right? और हम लोगों ने देखा था कि we want to find magnetic field due to long conductor, right? Long current carrying conductor. और उसका हम लोगों ने इक्वेशन अंदर और बाहर यानी कि बाहर भी हम लोगों ने प्रूव किया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, राइट? और यही इक्वेशन मैंने यूनिवर्सल इक्वेशन मैंने बताया था आपको कि फाइनाइट लाइन ऑफ द कंडक्टर की वजह से हम लोगों ने वो इक्वेशन फिर से प्रूव किया था। जो फाइनाइट लाइन ऑफ द कंडक्टर का इक्वेशन था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है? सो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा देखा। नाउ टुडे वी डिस्कस वन अनदर application of the Ampere circuital law, right? Another application of the Ampere circuital law is solenoid, right? Ampere circuital law हम लोग यूज करेंगे फिर से एक बार सोलेनॉइड में, राइट? सोलेनॉइड यानी होता क्या है जनरली, ठीक है? सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, ठीक है? उस वायर को मैं किसी रोड पे ऐसे 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 घुमा दूं, ठीक है? टर्न बाय टर्न ऐसे 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 करके घुमा दूं, राइट? तो एक रिंग जैसा स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड सोलेनॉइड। कुछ नहीं है, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। पता चला नहीं चला, राइट? उसे हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे जस्ट थियोरेटिकल पोर्शन है यहाँ पे सोलेनॉइड का, राइट? और इसके बाद हम लोग ने एक और चीज देखनी है जैसे सोलेनॉइड जैसा ही है लेकिन वो सर्कुलर शेप में आएगा, उसको बोलेंगे टोरॉइड, ठीक है? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोलेनॉइड। तो यहाँ पे जस्ट हम दो ही रिंग ली है, वैसे तो आपको जनरली पता है दो टर्न्स लिए हैं मैंने, 1 एंड 2। वैसे तो बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ठीक है? इसमें स्प्रिंग कैसे होता है, जस्ट वही है ऐसा मान लीजिए, तो उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर उसमें मैं अगर करंट पास कराऊंगा रिंग बाय रिंग बाय रिंग बाय रिंग में, हम लोगों ने तो एक ही रिंग देखी थी, राइट? हम लोगों ने इनिशियली क्या देखा था, वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। तो उस थ्योरी में हम लोगों ने जस्ट एक ही रिंग देखी थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, राइट? यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नंबर्स ऑफ रिंग, राइट? और वो हेलिकल है, स्पाइरल आप बोल सकते हैं ऐसे, राइट? तो स्प्रिंग की जैसी है और वहां पे अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी, राइट? और इसका बेटा ये बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मर देखिए वहां पे, मोटर्स की वाइंडिंग में, जनरेटर्स की वाइंडिंग्स में, ठीक है? कॉइल में, वहां पे सभी जगह पे इसका यूज होता है, ठीक है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि एज शोन इन द फिगर, टू आइडेंटिकल रिंग्स कैरिंग सेम करंट, the magnetic field is produced due to the ring are in the same direction। आप देख सकते हैं, हमें पता है बेटा, ठीक है, कि अगर मैं उंगली को अगर करंट की डायरेक्शन में रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, या फिर रिवर्स कर दीजिए, अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे कर लूं तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे रिंग दी गई है, रिंग में करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ। सेम वे यहाँ भी रिंग में करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ। पता चला? यानी दोनों रिंग की वजह से, दोनों रिंग में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन आपको सेम मिल रही है उसी डायरेक्शन में। पता चला नहीं चला? नाउ if a number of such rings are kept very close to each other and the current is passing through the same direction, it is found that inside the region covered by the ring and the magnetic field is uniform। पता चला नहीं चला? अगर ये रिंग बहुत 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 नजदीक होगी, बहुत सारी रिंग है और उन दोनों के बीच का गैप बहुत कम होगा, राइट? और उसमें से अगर करंट पास करवाया जाए, ठीक है, फाउंड दैट इनसाइड द रीजन कवर द रिंग्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो जनरेट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्म होगी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, राइट? कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर सेम एंड इट्स पैरेलल, ओके? वो सभी लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट, but the magnetic field due to two consecutive rings are mutually opposite direction outside the ring so that they are multiply each other, so magnetic field in the outer region near the ring is zero। भाई बेटा ये ध्यान से देखने वाली बात है। मैंने जैसे बताया कि रिंग से, आपने मैंने अभी बताया कि जैसे रिंग में से करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम डायरेक्शन में मिल रही है, ये आपको दिख भी रहा है। लेकिन ये पॉइंट कुछ आपको माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू two consecutive rings are mutually opposite direction outside the rings so that they multiply each other, so that magnetic field in the region near the ring is zero। भाई कहां जीरो होगी, कहां ऑपोजिट है, तो आप देखेंगे ध्यान से। दो रिंग होती है, दो रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, देखो
यहां से करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी, करंट इस तरफ अंदर जा रहा है ना, नीचे जा रहा है ये, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सोच लो सिर्फ एक कंडक्टर है, तो ये अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे करंट ऐसे घूम रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है, पता चला नहीं चला, ये करंट आया, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, यहां से ये करंट आया, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ठीक है, अभी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये अगर नहीं पास में होगी तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पता चला नहीं चला। जस्ट कंडक्टर की बात, मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर है, ये छोटा सा स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और उसमें से पास होने वाला करंट ये है, तो करंट अगर इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी, यहां क्या है, यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे ना, एक्चुअली पता चलेगा आपको ये तब, ठीक है, ये का ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके आएगी, मतलब होगा क्या, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटर रीजन में जीरो हो जाएगी, यानी एक बात ध्यान में रखना कि सोलेनॉइड में कभी भी आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही होगी। हेलिकल कॉइल, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, हेलिकल कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड, इज कॉल्ड सोलेनॉइड, यहाँ पे इसको सोलेनॉइड बोलते हैं कि हेलिकल कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न्स, बाउंड यानी आपने लपेट लिया ऐसे 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 करके, और वो हेलिकल कॉइल बनाई गई है, हेलिकल यानी स्प्रिंग, स्पाइरल जैसे, स्प्रिंग जैसे, ठीक है, इस कंसिस्टेंट ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड, उसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है, तो ये सोलेनॉइड की जनरली जस्ट बेटा डेफिनेशन है, ये छोटी सी थियरी 2 मार्क्स में आती है, ये आपको याद रखनी है, राइट, कि सोलेनॉइड है क्या, जस्ट सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन है, राइट, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड, राइट, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले एक फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए भी, जैसे कि फाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर था ना, उसकी वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, सेम वे यहाँ भी हम लोग फाइनाइट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड पहले देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है, कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड यूजिंग एम्पीयर सर्किट। हम लोग भाई एम्पीयर सर्किट का यूज करके किसी सोलेनॉइड के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी सोलेनॉइड के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट, एम्पीयर सर्किट का यूज करके मुझे किसी सोलेनॉइड के अंदर क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो सोलेनॉइड बहुत लंबा है भाई, लॉन्ग सोलेनॉइड जिसको बोलते कहते हैं, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, उसकी रेडियस के कंपेयर में उसका जो लेंथ होती है, राइट, उसकी रेडियस से कंपेयर में उसकी लेंथ अगर बहुत बड़ी होगी तो ऐसे सोलेनॉइड को हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, सोलेनॉइड जो होता है ना ऐसे, ठीक है, सिलिंड्रिकल टाइप, तो उसको काट लिया बीच में से, तो ऐसा दिखेगा कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, ये क्रॉस है, वो क्रॉस इंडिकेट करें, यहाँ से वायर्स अंदर जा रहे हैं और यहाँ से घूम के वायर्स बाहर निकल रहे हैं, यानी वायर अंदर जा रहे हैं, करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, और ये सभी इस तरफ अंगूठा है, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट बाहर निकलेगा, और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पता चला नहीं चला, ठीक है। मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर पे वायर को बाउंड कर लिया है, उसको पीछे बीच में से ऐसे काट लिया, क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो यहां से वायर अंदर जा रहा है, यहां से वायर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो करंट अंदर जा रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट फ्लो कहां होता है, वायर में ना, वायर बोल रही है, करंट बोल सेम ही होगा भाई, ठीक है। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट S laying inside this solenoid. We want to find magnetic field at point S. अंदर कोई पॉइंट ले लो, मैंने पॉइंट ले लिया S, उस S पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छोटी सी लूप को कंसीडर कर लिया, ये रही PSRQ हैविंग लेंथ इज L, स्क्वायर लूप है, मैंने एक लूप को कंसीडर किया, उस लूप को बोलेंगे एम्पियर लूप। मैंने बताया था बेटा, जैसे कि वहां पे गॉसियन सरफेस हम लोग लेते थे, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग लेंगे एम्पियर लूप, जो करंट को कंसीडर करेगी, करंट को
एंक्लोज करेगी, वहां जैसे कि गॉसियन सरफेस था, वो गॉसियन सरफेस चार्ज को एंक्लोज कर रहा था, सेम एज इट इज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक लूप को कंसीडर करूंगा, और वो लूप होगी एम्पियर लूप, जो एंक्लोज कर रही है करंट को। ठीक है, आप देख सकते हैं करंट को एंक्लोज कर लिया। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं हम लोग अभी। यहां पे मैंने उसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया, व्हेन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू इट्स रेडियस, अगर उसकी रेडियस की कंपेयर में उसकी लेंथ बहुत बड़ी हो तो ऐसे सोलेनॉइड को बोलेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड। As shown in the figure, symbol cross shows that the direction of the current going inside the plane of paper, and the symbol dot indicate the direction of the current coming out of the plane of paper. पता चला नहीं चला? अगर यहाँ पे क्रॉस है वहां, इसका मतलब ये वो करंट अंदर जा रहा है, और जहां पे डॉट हो उसका मतलब ये हुआ करंट बाहर आ रहा है। पता चला नहीं चला? Getting on board? Now, okay, suppose we want to find magnetic field at a point S laying inside the solenoid. मुझे यहाँ पे S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो सोलेनॉइड के अंदर की तरफ है। Consider a rectangular loop PQRS, ले लीजिए आप PSRQ, whatever you want to say, having length is L, so that we can take the integration of this over the loop. यहाँ पे इस लूप का मुझे ओवर द इंटीग्रेशन करना है, लाइन इंटीग्रेशन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्पियर सर्किट लो, इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू सभी लाइन का इंटीग्रेशन मुझे करना है बेटा, यानी कि भाई P to S का इंटीग्रेशन, S to R का इंटीग्रेशन, R to PQ का इंटीग्रेशन, Q to P का इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इनिशियली इंटीग्रेशन ऑफ BDL क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे ये लूप जो बन रही है क्लोज है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंबल क्लोज लगा है, कुछ बात नहीं जैसे इंडिकेट कर रहा है वो क्लोज है, बाकी इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा ही होता है। ठीक है, चलिए, सो क्लोज सर्किट इंटीग्रेशन ऑफ द BDL इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द P to S, पहले P to S की बात की BDL प्लस S to R BDL, देन R to Q BDL, देन Q to P BDL। तो ये सभी मैंने लिख लिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि PQ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही नहीं है, यानी PQ लाइन जो है वो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने बताया सोलेनॉइड में कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अगर P की वैल्यू ही जीरो हो गई तो Q to P, ये रहा Q to P, B जीरो हो गया तो पूरा पोर्शन जीरो हो गया, यानी कि Q to P BDL इज ऑल्सो जीरो। पता चला नहीं चला? ये रीजन बता रहा हूं मैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया मैंने कि तीन लोग जीरो हो जाएंगे। कैसे जीरो होंगे मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले होगा ये वाला P to Q, क्योंकि आउटसाइड पोर्शन है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। पता चला नहीं चला? नेक्स्ट S to P एंड R to Q। तो S to P देख रहे हैं आपको, लेंथ यहाँ पे लेंथ इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इस एंगल इज 90, सो BDL cos 90 एंड cos 90 इज जीरो, सो यहां पे भी और यहां पे भी लाइन इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? पैरेलल कौन है भाई? S to R। तो इसलिए मैं फाइनल आंसर इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज S to R BDL cos 0, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ये S to R लाइन पैरेलल है और एंगल बिटवीन देम इज जीरो हो जाएगा, सो दैट B यहां पे कांस्टेंट होगा, B को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ S to R DL, और उसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है L, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू L होगा, इक्वेशन नंबर 1। गेटिंग और नॉट? पता चला नहीं चला? नाउ बेटा, अगर मेरे पास लेंथ यूनिट लेंथ होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स होगा स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? स्मॉल एन। यूनिट लेंथ के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन होगा तो L लेंथ के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स लगेगा भाई? तो L लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स लगेगा N इंटू L, L लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा? NL, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं? NL। ठीक है भाई, एक टर्न्स में से करंट फ्लो होगा I, तो NL टर्न्स में से कितने करंट फ्लो होंगे? NLI, यानी टोटल करंट हो गया सिग्मा इज NLI। एक टर्न्स में से अगर I करंट फ्लो होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? NL। NL नंबर ऑफ टर्न्स में से कितना करंट फ्लो होगा? NLI, तो सिग्मा इज NLI। पता चला बेटा ये वाला? फिर से आपको करवा दो एक बार, यूनिट लेंथ होगी, यूनिट लेंथ होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N, तो L लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने? NL, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए NL, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? NL। पता चला नहीं चला? अगर मान लीजिए यूनिट टर्न्स में एक नंबर ऑफ टर्न्स में से करंट फ्लो हो रहा है I, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? NL, NL टर्न्स में कितने करंट फ्लो हो गए भाई? NLI। ठीक है, सो सिग्मा इज इक्वल टू NLI। सो हमारे पास फिर से एम्पियर सर्किट लो यहाँ पे लगाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज म्यू नॉट इनटू सिग्मा I, BDL cos 0 1 हो जाएगा। सॉरी, इसकी आंसर तो है बस इक्वेशन 1 से, BL डायरेक्टली ले लीजिए ना यहां से, और सिग्मा I की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिखी मैंने, LL कैंसिल हो गया एंड दिस इज द फाइनल आंसर इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू N इनटू I। बेटा ये इक्वेशन बहुत काम लगेगा आपको एग्जाम में।
ठीक है, एग्जाम्पल में भी आएगी। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ओके, पता चला नहीं चला, राइट। सो नेक्स्ट अभी बात करने वाले हम लोग टोरॉइड के बारे में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थियरी है टोरॉइड। जैसे कि हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा, सेम ये वे यहाँ भी ये सोलेनॉइड ही है, लेकिन सोलेनॉइड ऐसा कैसा था, आपका सर्कुलर फॉर्म में, मतलब कि आपका सिलेंड्रिकल टाइप था। ठीक है, लेकिन उस सिलेंड्रिकल को अगर आप दोनों एंड को जोड़ दो, ठीक है, उस सिलेंडर के दोनों एंड को आप अगर राउंड शेप में जोड़ दो तो टोरॉइड बन जाएगा, राइट। सेम वे यहाँ भी वैसा ही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी जनरेट होगी तो वो अंदर होगी, बाहर जीरो होगी। ठीक है, राइट। सेम वे यहाँ भी हम लोगों को ऐसे ही काम करना है। If a solenoid is bent into form of the circle and its two ends are joined with each other, then the device is called a toroid. अगर मैं सोलेनॉइड के दो एंड को जोड़ दूं, राइट, डोनट शेप जैसे हो जाएगा यहाँ पे, राइट, और उसको आप बोल सकते हैं डोनट शेप भी बोल सकते हैं, या टायर ट्यूब होते हैं, राइट, हमारे टायर ट्यूब जैसे शेप भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो आप टायर ट्यूब भी बोल सकते हो उसको, टोरॉइड को। अगर दोनों एंड को मैं जोड़ दूं तो ऐसे सर्कल हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे टोरॉइड। ठीक है, चलिए, सपोज वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इनसाइड द टोरॉइड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। मुझे यहाँ पे टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सो मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पे किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो पॉइंट होगा P, राइट। मैंने यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर की बाजू को एक पॉइंट को P को कंसीडर कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं उस पॉइंट पे मुझे एम्पियर लूप को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइन में मैंने यहाँ पे आउटलाइन बनाई है, इट्स कॉल्ड द एम्पियर लूप, राइट। तो वहां पे मैं एक एम्पियर लूप को कंसीडर कर रहा हूँ और वहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग। ओके, नाउ suppose we want to find a magnetic field at the point P inside the toroid which is at a distance r from its center. According to the Ampere circuit law, integration of BdL is equal to, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ BdL भाई, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही होगी बेटा, ठीक है, क्योंकि ये राउंड शेप में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगी। ठीक है, और इसी लूप में आप देख सकते हैं ये डॉट डॉट लाइन है ना, वहां पे ही आपने DL कंसीडर करना है, यानी DL की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन सेम है, राइट, यानी दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। BDL cos 0 1 हो जाएगा। B की वैल्यू सभी जगह पे r डिस्टेंस पे सेम होगी, सो B इज कांस्टेंट, B को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ DL, और इंटीग्रेशन ऑफ DL यानी ऐसी छोटी छोटी एलिमेंट बना के ये रेड लाइन को अगर मैं सर्कमफरेंस मान लूं, ठीक है, तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 2 pi r, राइट। सो B into 2 pi आपका आंसर आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ BDL का आंसर आया B into 2 pi r। ठीक है, राइट, इट्स वेरी इजी। Now, if the total number of turns is n and the current passing through is I, अगर number of turns n हो गए और I जितना करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं अगर number of turns 1 होगा तो उसमें से करंट फ्लो होने वाला करंट अगर I होगा तो n number of turns में से कितना करंट फ्लो होगा, Ni, right? So total number of sigma is sigma I, total current flow through the whole solid is sigma is equal to Ni. Getting? Now, मेरे पास यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ का जो इक्वेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा I, उसमें मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ BDL भी मिल गया और सिग्मा I की वैल्यू भी मिल गई, तो ये दोनों ही वैल्यू मुझे यहाँ पे डाल देनी है। सो इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा I, इंटीग्रेशन ऑफ BDL की वैल्यू होगी ये इक्वेशन 1 से B इनटू 2 pi r, और सिग्मा I की वैल्यू हमारे पास है Ni, राइट। अगर मैं B को सब्जेक्ट ले लूं 2 pi r पूरा नीचे चला जाएगा, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni डिवाइड बाय 2 pi r, राइट। Where small n is equal to capital N divided by 2 pi r is equal to total number of turns per unit length is called the total number of turns per unit length, right? उसको small n से indicate कर सकते हैं, so that B is equal to mu naught into small n into I, okay? तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पे P पॉइंट पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, उसका इक्वेशन है ये B is equal to mu naught n into I, right? For the nuclear fission the device, इसका यूज कहां पे है, राइट, न्यूक्लियर फिशन में टोकामेक, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ द प्लाज्मा, राइट, और वहां पे टोरॉइड का बहुत यूज होता है, टोरॉइड का यहाँ पे टोकामेक में न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में, राइट, वो यूज होता है। टोरॉइड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टोकामेक, राइट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, ओके। सो बेटा ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, थियरी सोलेनॉइड एंड टोरॉइड दोनों थियरी 2-2 मार्क्स में आ सकती है बेटा, राइट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा,
और उसके बेसिस पे जो ये क्वेश्चंस है, ये लास्ट क्वेश्चंस है, हम लोग वहां से सिंपल ही होगा, जस्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्या, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दी होगी, आर दिया होगा, ठीक है, करंट की वैल्यू दी होगी, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी होगी, करंट फाइंड करना बोला होगा, कुछ भी मतलब कि आपको फाइंड करना बोला होगा, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना बोले होगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स हमारे पास बहुत सारे हैं इस इक्वेशन में, उसका यूज करके एग्जांपल्स भी बना सकते हैं, राइट, और दिए गए एग्जांपल को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, पता चला नहीं चला। सो आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ बेटा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था बेटा, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दूसरा था फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एंड दूसरा था फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी उसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उसकी थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ ली है ना, अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो है फोर्स, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फोर्स, ओके। अगर कोई एग्जांपल्स हम लोग मैं देख लूंगा, अगर कुछ एग्जांपल्स नए हो है कुछ वो हम लोग भी करेंगे, ओके। बाय।